नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तारकम सदरेंद्र के द्वारा लिखित किताब कर्म और पुनर्जन्म के 26वें चैप्टर जो है जिसका शीर्षक है सेल्फ रिनाउंसिएशन। यहाँ पे कुछ प्रश्नों का वो जवाब दे रहे थे, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। प्रश्न, हाउ डज वन यूज सेल्फ विल consciously without destroying his body? For example, if I say I do it and I give myself an ulcer, मतलब कोई व्यक्ति अपने शरीर को नष्ट किए बगैर कैसे इच्छा जो सेल्फ विल मतलब आत्म इच्छा का उपयोग कैसे करेगा। मतलब उदाहरण के लिए जब मुझे ये चाहिए, जब हम बात करते हैं कि मुझे मैं बेस्ट डांसर होना है या मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, तो इसका उपयोग कैसे किया जाए। मतलब अपने बॉडियों में, जैसे अपने बॉडी अपने जो शरीर है उसको नुकसान पहुंचाए बगैर हम ऐसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके उत्तर में लेखक लिख रहे हैं, पश्चिमी गोलार्ध में लोगों को बहुत गलत धारणा है कि जो उनके हड्डियों में प्रवेश कर चुकी है और उनसे छुटकारा नहीं मिलता। वो सोचते हैं कि मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा है और पर ऐसा नहीं होता है। ये यहाँ पे सिर्फ एक ही इच्छा है और वो है भगवान की इच्छा। क्राइस्ट ने बहुत बार कहा है, जो इच्छा मेरी इच्छा नहीं, मतलब आपकी इच्छा, ना कि मेरी इच्छा विल बी डन। तो ये हमारे लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, हमें उद्धतर बेहतर बनाने के लिए एकमात्र तरीका है इस इच्छा को समझना और उसे प्रकट करना। आप अपनी इच्छा को मतलब आपको अपनी इच्छा का त्याग से मुक्त होकर इसे क्योंकि आपका इच्छा डायरेक्ट करता है किसके लिए, आपके शरीर, आपके ग्लैमर, भ्रम, व्यर्थ संबंधों, अभिमान, अलगाववाद और जैसे प्राइड, सेपरेटिज्म, उसी में ही वो आपको आपकी इच्छाएं इसी तरफ ही आपको खींचता है, डिज़ायर्स जो है। लेकिन ये डिज़ायर्स नहीं है, हालांकि मतलब ये विषय में आपकी रुचि ही है। यहाँ पे अगर इच्छा कही जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इच्छा है, और वो जैसे क्राइस्ट ने कहा है, मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा, भगवान की इच्छा पूरा हो। इसको यही है रिनाउंसिएशन ऑफ ईगो, या फिर अपने जो अहम को छोड़ने की वाली बात जो कहा जाता है, अहंकार का त्याग यही होता है। यहाँ पे जब त्याग होता है तो इंसान कैसे बात करता है कि भगवान मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप ही मेरे अंदर भी आप ही एग्जिस्ट करते हो। माई ईगो इज़ गॉन, मतलब मैं अपने आप से, इस बॉडी से, इस माइंड से, इस इमोशनल बॉडी से, इनसे आइडेंटिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे ही आइडेंटिफाई करूँ और आप ही मेरे अंदर हो, तो मेरी ईगो जा चुकी है। यू कैन डू एनी थिंग विथ मी, मेरे साथ आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप क्योंकि आप जैसा चाहोगे मैं ऐसा ही करूँगी, क्योंकि मैं नहीं रही, मतलब आप ही हो। जब जब व्यक्ति इसी तरह का सोच में अपने आप को, इसी तरह का कॉन्शियसनेस में जब पहुंच जाता है, तो वो देखेगा कि जो रियलिटी है, जहाँ हमने अभी जिससे लर्न किया है, उससे कितना अलग है। मतलब हम सीखेंगे कि वास्तविकता कितनी अलग है। ऐसे फिर एक नेक्स्ट 2 इंसिडेंट्स देते हैं यहाँ पे। मैं एक बार एक मार्वलस, एक चमत्कारी गायिका से मिला और उनके लिए एक म्यूज़िक का कंपोज किया था, और उन्होंने इतना सुंदर तरीके से परफॉर्म किया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे साथ काम करो इस म्यूज़िक के ऊपर, सो दैट ये और सुंदर निखर के आएगा। पर उसने बोला कि नहीं, मुझे ओपेरा में गाने के लिए मुझे समय नहीं मिलेगा, और वो वैसे ही परफॉर्म करने चली गई। मतलब अपने ओपेरा का गाना जो उसके पास काम था वही में ही व्यस्त रही, और फिर अपने वो टिकट उनको जो लेखक को दिया उनके परफॉर्मेंस के लिए। तो जब लेखक परफॉर्मेंस में पहुँचे, उनका परफॉर्मेंस तो अच्छा था, पर जैसे वो गा तो बस मैकेनिकली ही रही थी, उनके कंपन जो वो कांप रही थी स्टेज के ऊपर। फिर वो परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद वो नीचे आई और लेखक से पूछा कि मैं कैसे थी, मैं बहुत अच्छी थी ना।
तो वो लेखक ने कहा एकदम बुरा संगीत था आपका, एकदम बुरा परफॉर्मेंस था, लेखक ने कहा। तो वो कुछ देर बाद वो फिर थोड़ा शॉक में गई, फिर कुछ देर बाद आई, मैं क्या कर सकती हूँ? तो लेखक ने उसे कहा था, लेट गॉड सिंग फॉर यू, आपके थ्रू, आपके थ्रू भगवान को गाने दो। यही एडवाइस लेखक ने दिया था। तो उसने पूछा, कैसे भगवान मेरे थ्रू कैसे गा सकते हैं जबकि मैं गा रही हूँ? तो उन्होंने कहा, लेखक ने उन्हें कहा था, वहाँ पे गाना को अपने वो गाते रहना चाहिए, मतलब गाना खुद अपना तरीके से सामने मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, और वो पावर आप खुद को समर्पण कर दो गॉड के सामने। जे आप ये बोलो कि मैं कुछ नहीं, आप ही एग्जिस्ट करते हो मेरे सामने, मेरी जगह पे आप स्टेज ले लो, आप जो बोलना चाह रहे हो वही हो, उसी तरह से ही आप कंटिन्यू करो, तो आपको फिर ये तकलीफ नहीं होगी। और ये स्टेज पे एक सुंदर डिवाइन प्रेजेंस के साथ एक सुंदर म्यूज़िक जो भगवान के डायरेक्शन से गाया हुआ हो, उस तरह का म्यूज़िक सामने आएगा। फिर और एक भी इंसिडेंट कोट करते हैं। लेखक एक बार सेमिनार में गए थे हॉलैंड, उनका कुछ प्रेजेंटेशन था, तो वहाँ पे 2 साइकियाट्रिस्ट मतलब मनोचिकित्सक उनके पास उनका जो प्रोग्राम अटेंड किया, तो उनका कुछ कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो वहाँ पे एक 5 मिनट का ओपनिंग टॉक के लिए बुलाया गया था, एक साइकियाट्रिक कन्वेंशन हो रहा था उसके लिए बुलाया। तो लेखक ने एग्री किया और कुछ देर तक प्रिपेयर करने लगे। पर जैसा कन्वेंशन शुरू होने से जस्ट पहले लेखक को एक अंधेरे रूम में उन्होंने रखा वहाँ पे, सो दैट वो रेस्ट करें, मतलब बिफोर स्टेज में जाने से पहले। जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो वो एकदम काम थे पहले, एंड अपने स्पीच के ऊपर देखने लगे। फिर जैसे ही उन्होंने स्पीच पढ़ना शुरू किया, उनको लगा कि मैं ये फिलोसोफर्स और प्रोफेशनल्स इतने सारे, उनको मैं क्या कहूँगा। तो उसके बाद वो इनमें एक फियर की फीलिंग स्टार्ट हुई, उनमें बहुत एंजाइटी स्टार्ट हो गया। फिर उनको बहुत फोर्सबली बहुत फाइट करना पड़ा इस चीज़ से, और फिर उन्होंने इमेजिन किया कि भगवान उनके थ्रू बोल रहे हैं। फिर वो जब स्टेज में गए और अपना मुंह खोला, तो उन्होंने स्पीच तो कुछ और ही लिखा था, उनके मुंह से कुछ अलग ही शब्द आए थे। उन्होंने एड्रेस किया, गुड मॉर्निंग, एंड फिर उसके बोला, साइकियाट्रिस्ट यू आर नॉट हेल्पिंग ह्यूमैनिटी, यू आर डिस्ट्रॉइंग द ब्रेन। मतलब ऐसा शुरुआत ही किया जिस तरह से कि आप ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप किसी को हेल्प नहीं कर रहे हो, मानवता को। तो ये ऐसा उन्होंने 5 मिनट के लिए बोलना था, पर वो 57 मिनट्स तक बोलते रहे। जैसे उसके बाद एक डॉक्टर उनके पास आया और कहा कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत थी, और ये जो हमारे तरफ जो सच्चाई रियलिटी से पहचान करवाया, हमें इस चीज़ की ज़रूरत थी। तो लेखक ने उसके जवाब में कहा था, मैंने नहीं, कुछ भी नहीं किया, आप किसको प्रेज कर रहे हैं? तो वो जो डॉक्टर बोले, आप एक सही दार्शनिक हैं, लेकिन मैंने बोला मैं नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही दार्शनिक है, एक ही टीचर है, और एक ही वन लाइफ है, वो है गॉड, नॉट मी। कितना सुंदर तरह से ये इंसिडेंट में दिया। जब हम मैं को छोड़ जाते हैं तो किस तरह का एक्सपीरियंस आता है, और हमसे हमारे थ्रू भी जो मैनिफेस्ट हो रहा है वो कितना ब्यूटीफुल चीज़ हमारे थ्रू भी मैनिफेस्ट होता है। तो हम फिर लेखक लिख रहे हैं, अगर हम इस तरह का कॉन्शियसनेस, चेतना को हम डेवलप कर पाएँ तो हम इवॉल्व कर सकते हैं। नहीं हुआ तो हमें मतलब एक दूसरे में डीलिंग करने में प्रॉब्लम होगी। जब तक हम एक दूसरे को लव देंगे या प्रेम से देखेंगे, हम भगवान को ही टच कर रहे हैं, क्योंकि गॉड इज़ लव। तो वो इसी वजह से हम सबका केयर लेना है, और स्टार्ट हमें अपनी बॉडी का केयर लेते हुए स्टार्ट करना है। फिर लेखक मेंशन करें, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लिबरेशन, जो लिबरेशन हायर वर्ल्ड में कैसे होता है। जैसे एक प्रोसेस, हमारे जो मृत्यु के जो प्रोसेस होते हैं, वहाँ पे आप मतलब आपका कॉन्शियसनेस एकदम कम, कॉन्शियसनेस छूटता नहीं है, बट आपका एकदम शांत हो जाते हो। फिर आपका जो भी आपके साथ हो रहा है वो आप सिर्फ देख रहे होते हो। फिर उसके बाद अगर कार्मिक पॉल्यूशन नहीं हो
तो एकदम शांत वाला एक फेज़ होता है, और एक तरह का एक बेहोशी का समय भी आता है जहाँ पे आपको कुछ भी फील नहीं होता है कितने दिनों के लिए, और जहाँ पे आप पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाए, वो नष्ट होने के बाद वो डिसअपेयर हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसी फीलिंग्स आ रही है तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये हमारी जो कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्शियसनेस इज ऑपरेटिंग, मतलब जो कंटिन्यूएशन है कॉन्शियसनेस का अभी भी वो ऑपरेट कर रहा है। तो अगर आप अवेयरनेस में हो तो आपको ये फेज़ एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा ही जगे हुए ही होंगे। उस टाइम पे भी ऐसे कोई मधुशिका मृत्यु के बाद भी वो फेज़ नहीं आएगा। ऐसे 2-3 दिन बाद आप एस्ट्रल प्लेन में जाते हैं। एस्ट्रल प्लेन में 2 सेक्शन होते हैं, लोअर सेक्शन, हायर सेक्शन। लोअर एस्ट्रल प्लेन को नर्क कहा गया है। वहाँ पे जो फ्रिक्शन होती है आपकी एस्ट्रल एनर्जी और आपके ऑरा के बीच, अगर आपने गलत सोच, गलत वाणी, गलत विचार, गलत भावनाएं, गलत कर्म किए हैं तो आपने क्या वायलेट किया है? लॉ ऑफ लव, जस्टिस, ब्यूटी, गुडनेस, फ्रीडम। और जब ये सब हमने वायलेट किया होता है तो ये हमारे ऑरा आभा मंडल में एक पोल्यूशन प्रदूषित कर देता है। तो वो जो कि एक मतलब जलयमान सब्सटेंस होता है, फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है। तो जैसे ही हम ये एस्ट्रल फायर के सामने आते हैं एस्ट्रल एनर्जी में, यहाँ पे एक ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन, एक फायर होता है, और उसी में ही यही हेल का ओरिजिनल का आइडिया है। मतलब नर्क में जलते हैं हम इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रदूषण है उसको क्लैरिफाई करने के बाद ही हम हायर रूम को जा सकते हैं। तो उसी वजह से ही इसको हेल को, हमारा हेल का आइडिया यहीं से आया है। फिर लेखक लिखते हैं, हेल कोई रियलिटी नहीं, वास्तविकता में नर्क कोई चीज़ नहीं है, बस एक सेंस है, मतलब एक अपना एक एहसास ही है। वहाँ पे अगर आपके लिए नर्क एग्जिस्ट करेगा अगर आपने इसको क्रिएट किया है तो। अगर आपकी रेस्टल बॉडी में पॉल्यूशन नहीं है और आपका पूरा क्लियर है तो आप डायरेक्टली हायर एस्ट्रल प्लान में जाएंगे। वहाँ पे जितने आप हायर प्लान में जाते रहेंगे उतनी सुंदर, ग्रेटर ब्यूटी, ग्रेटर फ्रीडम, ग्रेटर लिबरेशन, सब बहुत कॉस्मिक डायरेक्शन आपके मर्जी में आ जाएगा। जो फर्स्ट स्टेज में आपको वो कंट्रोल करना नहीं आएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, बट जैसे जैसे आप और आगे जाते जाएंगे वहाँ पे आपको और अच्छी तरह से अपना समय, डायरेक्शन, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना आ जाएगा। फिर जब हम ये हायर एस्ट्रल प्लेन में जाते हैं वहाँ पे मोस्टली हमें मिलेंगे आर्टिस्ट, ह्यूमैनिटेरियंस, और जो ऐसे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस की है जो दूसरों के लिए। यहाँ पे आप अपने टीचर्स, गाइड, सोलर एंजल्स, वो सब आपके सामने आएंगे, इमीडिएटली अपेयर करेंगे, और लोअर लेवल में वो सब आपको देखते रहेंगे पर वो आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे। बट यहाँ पे वो सब आपको, यहाँ पे आप जब नया जाते हैं तो आपको वो देखेंगे और आपको ऑब्जर्व करेंगे। जब लेखक लिखते हैं, ये जब ग्रेट सेज ने इस बारे में लिखा है, वहाँ पे उरुस्वाति उन्होंने सबका लेमेंटेशन और ग्राइंडिंग ऑफ टेथ लोअर प्लान में जो हो रहा है उसको, उसकी आवाज़ और उसकी जो फीलिंग है उनको होती है। और यहाँ पे मतलब जो इनहिबिटेंट्स होते हैं, मतलब वहाँ पे जो रहते हैं वहाँ पे उतनी मतलब लाइक उनको पनिशमेंट मिलती है, या फिर उनके पोल्यूशन जब फायर में होता है वहाँ पे उनके लिए वो क्रिएट जो हेल जो क्रिएट हो जाता है। और हायर एस्ट्रल प्लान में आपको टास्क दिया जाता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, आपको कुछ भी नया काम करने का, कुछ नए जैसे फिजिकल इनकारनेशन होने का, आपको इनर गाइड होके आपको कुछ मिलता है। अगर आप इस कॉल को रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप बहुत सुंदर मानवता के लिए बहुत सुंदर काम करेंगे। ग्रेट टीचर्स कहते हैं कि यहाँ पे हम उनको हर मिनट उनकी मदद कर सकते हैं, और वो लोग मदद करने के लिए बैठे हैं। कौन लोग? जो हायर रम्स के मास्टर्स हैं वो हमारी मदद के लिए बैठे हैं। हम वहाँ पे एस्ट्रल प्लान में बहुत ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, फिजिकल प्लान से कहीं ज़्यादा बहुत बेहतर प्लान कर सकते हैं। फिर लेखक लिखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाते हैं। अगर मान लीजिए कहा जाए कि आप एक ट्रेमेंडस सिंगर है फिजिकल इनकार्नेशन में, और
या फिर एक मास्टर बैले डांसर हैं। पर जब आप 70-75 साल के हो जाएंगे तो आपकी एबिलिटी, गाने की एबिलिटी चली जाती है, आपके डांस करने की एबिलिटी चली जाती है। आप गाना गाने की कोशिश करेंगे पर आपकी वॉइस चली जाती है, बॉडी भी साथ नहीं देता है। बट अब जब एस्ट्रल प्लान में जाते हैं तो आप अपना सुंदर यौवन आपको रिसीव होता है। वहाँ पे आपको जैसे 19-20 साल के जैसा शरीर, जैसा स्फूर्ति, उतनी सुंदर बॉडी हमें मिलती है। वहाँ पे आप इमीडिएटली डांस और मतलब गाना और नृत्य स्टार्ट कर सकते हैं। अब वहाँ पे कोई जो रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, क्लोथ से मतलब कपड़े, एज, पोल्यूशन, ये सब कुछ भी नहीं है। बस आप नृत्य और गा ही सकते हैं। आपका बॉडी थकता नहीं है और आप परफॉर्म कर सकते हैं। मूवमेंट्स, रीच नोट्स आपने कभी फिजिकल लेवल में जो किए ही नहीं थे वो आराम से वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इवन 50 फीट एयर में भी जंप कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं होगा फिजिकल लेवल में। और जिन लोगों के पास मौका रहता है म्यूज़िक सेंटर या बैले सेंटर जो हायर एस्ट्रल प्लान में विजिट करने के लिए, वहाँ पे आपको मिलेंगे यूनिक ब्यूटीज़ मिलेंगे, ग्रेट आर्टिस्ट मिलेंगे। यहाँ पे ग्रेट आर्टिस्ट इस लेवल पे आके वो सोते हैं एंड ब्रिक बैक सम क्रिएशन। मतलब जैसे जो हम बोलते हैं ग्रेट आर्टिस्ट को इंस्पिरेशन कहाँ से आता है, इसी रेल में ही वो पहुँचते हैं। मतलब अपने सपनों के साथ हो या फिर एस्ट्रल ट्रैवल करके वो इन्हीं रेल्स में पहुँचते हैं। और सुंदर जो भी एक डांस चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, जैसे मान लीजिए कोरियोग्राफर की बात है, तो वहाँ से वो लर्न करते हैं और फिजिकल रेल में लेके आते हैं। तो एक कोरियोग्राफर जब कहता है कि आई डोंट नो व्हाई बट आई एम इंस्पायर्ड टू क्रिएट दिस डांस, मतलब उनको मुझे कहीं से तो इंस्पिरेशन आ रहा है बट कैसे, क्यों, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये उन्होंने एस्ट्रल प्लान में ऑलरेडी कर चुके हैं। और जब भी वो करते हैं, जब भी फिजिकल जो प्लेन में जब भी उसको उतारने की कोशिश करते हैं कि भी 100% पहुंच ही नहीं पाता, वो तो मतलब 80% लॉस्ट हो जाता है, हार्डली 20% ही फिजिकल रेल में वो लेके आते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए अगर ये 20% भी अगर इतना सुंदर है, मान लीजिए जैसे रहमान की म्यूज़िक है, इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी मतलब इतना सोल को टच करने वाली है, अगर ये 20% है तो 100% क्या होगा, आप बस इमेजिन कीजिए। आई एम जस्ट थ्रिल्ड, बहुत थ्रिल्ड हूँ मैं ये सुन के ही। फिर लिखते हैं लेखक, बट कुछ आर्टिस्ट सोचते हैं कि ड्रग्स उनको एक्टिविटी मतलब उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में मदद करता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये ऐसा इंटॉक्सिकेशन के साथ अपने बॉडी के साथ भी वो रॉन्ग करते हैं। तो उनको जब एस्ट्रल प्लेन में जाते हैं तो वो अंधे हो जाते हैं या सुनाई नहीं देता है या फिर कुछ और लेवल में उनको दिखता है, वो कुछ भी वहाँ पे नहीं मतलब ले सकते हैं। ऐसे जगह पे पहुँच के भी उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर वहाँ पे उनको टेरेबल टाइम भी एस्ट्रल प्लेन में देखना होगा। इसीलिए ड्रग्स एंड अल्कोहल का जो यूसेज है वो रिकमेंडेड ही नहीं है या पॉइजन जैसा है। तो हमारा लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी, इमोशन, माइंड को ट्यून में रखें, एलिवेटेड रखें और क्लियर रखें, ताकि हम आने वाले जो सुंदर इटर्नल ट्रैवलिंग है हमारी, उसको हम एंजॉय कर पाएँ। और जैसे एक व्यक्ति जो हायर प्लेन छोड़ता है तो वो मेंटल प्लेन में जाता है। हायर एस्ट्रल प्लेन के बाद वो मेंटल प्लेन में जाता है। वहाँ पे अगेन 2 लेवल है, लोअर लेवल, हायर लेवल। मेंटल प्लेन मोस्टली उन्हीं के लिए रहता है जो लोअर मेंटल प्लेन को क्रॉस करके आते हैं। वहाँ पे एक वाइट फ्लेम होता है हायर मेंटल प्लेन में, जहाँ पे कोई इम्प्योरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लोअर में फिलोसोफर, साइंटिस्ट रहते हैं जो उन्होंने बहुत सफ़र किया है, बहुत एक्सपीरियंस है जिनके पास, वो लोअर लेवल में रहते हैं। बट हायर लेवल जो है 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री इनिशिएट्स के लिए, पहले भी हमने इनिशिएट के बारे में बात किया है, वो एकदम फायरी वर्ल्ड है। अगर आप सही मायने में एडवांस है तो आप ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे। आप एक या आधा दिन रह के एस्ट्रल प्लेन, मेंटल प्लेन में आप डायरेक्टली इंट्यूशनल प्लेन में चले जाएंगे। यहाँ पे ये जो प्लेन के जो वॉल, ये मेटल प्लेन के बिहाइंड जो वॉल है, इसको देवाचन कहा गया है। देवाचन एक होटल या रेस्टिंग प्लेस के जैसा होता है, जहाँ पे देवास एंड एंजल्स रहते हैं। फॉर ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू
में वो लोग एस्ट्रल और मेंटल प्लेन में नहीं होते हैं, और वहाँ पे जो देवाचन में जाके वहाँ पे हायर प्लेजर और ग्रेट सेज, ग्रेट वंस के साथ मिलने का उनको मौका मिलता है। वहाँ पे कहते हैं जैसे हेलेना रोरिच कभी देवाचन भी नहीं गई, क्योंकि उनको वो वेस्टेज ऑफ टाइम लगता था, क्योंकि वहाँ पे वो 100 साल तक जीना रहना, वो पास करके वो अपने न्यू ड्यूटी के साथ, नया इनकारनेशन के साथ जस्ट कुछ ही दिनों में ही वापस आ गए। मतलब ऐसा रह सकते हैं, बट इसको भी वो वापस आ गए थे। तो फ्रेंड्स, इसका ये वाला क्वेश्चन का तो आंसर कितना ब्यूटीफुल था। तो अभी मुझे विदा दीजिए, हम नेक्स्ट जो चैप्टर में हम आगे कवर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।